तो देखो प्यारे बच्चों, अब आज अपन वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा और शक्ति, इसके ही प्यारे बच्चों नीट में 2 क्वेश्चन पक्के हैं। एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन इस पे आते हैं और बहुत इजी पोर्शन है 11th का, वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति। तो आज हम वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति को डिस्कस करेंगे, जिस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले मैं आपको थ्योरी बताता हूँ, मेन फॉर्मूले, फिर अपन नीट के जो ओल्ड ईयर के क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, वर्क के बारे में। तो आप सब जानते हो स्मार्ट बच्चों कि वर्क क्या चीज होती है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने उस पर क्या लगाया बेटा, फोर्स अप्लाई की और उसमें किसी भी एंगल पर डिस्प्लेसमेंट आ गया, फोर्स लगाया और क्या आया, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब स्मार्ट बच्चों आपने क्या किया, उस पर वर्क किया। अगर आपने कोई वॉल है और वॉल पर आपने क्या किया, फोर्स लगाया, पर वॉल में डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, नो वर्क इज डन ऑन इट। फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट आए तो क्या होता है बेटा, वर्क डन होता है। अब जो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला है आप सब जानते हैं, F.D होता है। बिल्कुल सिंपल पे जाओ आप, बच्चे हार्ड को रटते रहते हैं, पेपर जाके बिल्कुल सिंपल लेवल पे आता है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे आता है। तो बेसिक लेवल आना जरूरी है। तो बेटा आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट आया, तो आपने क्या किया, वर्क किया। क्या फॉर्मूला होता है, F.D cos थीटा, और यू कैन राइट इट F.D cos थीटा, क्योंकि A.B इक्वल्स टू क्या होता है, AB cos थीटा। वर्क डन क्या होता है, F.D cos थीटा। पर प्यारे बच्चों, ये जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है ये तभी सक्सेस होगा, तभी अप्लाई करने आपको करना है, वेन एवर फोर्स इज यूनिफॉर्म ऑन ऑल डिस्प्लेसमेंट। पूरे डिस्प्लेसमेंट पर अगर यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू सब पॉइंट पे क्या है, सेम है। यूनिफॉर्म फोर्स का मतलब होता है हिंदी में सब बिंदुओं पर बल क्या है, एक समान, एक समान बल लग रहा हो। जैसे मैंने आपसे कहा, एक ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वो 2 मीटर तक डिस्प्लेस हो गया, इतने एंगल पर एंगल दे दिया, तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, बिकॉज फोर्स इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है। 10 न्यूटन, 10 क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है क्या, नहीं। तो अगर कांस्टेंट फोर्स है देन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, अगर आपके पास में फोर्स कांस्टेंट है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है बेटा, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आप सीधा अप्लाई करोगे कौन सा, F.D cos थीटा, यूनिफॉर्म। पर मान लो फोर्स इज नॉन यूनिफॉर्म, फोर्स इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म फोर्स। अब कोई बच्चा कहे सर नॉन यूनिफॉर्म फोर्स मुझे कैसे पता लगेगा, अरे पता लगेगा, क्यों नहीं लगेगा भाई, मैंने कह दिया आप फोर्स लग रहा है एक ऑब्जेक्ट पे 2x, और ज्यादातर नीट के अंदर नॉन यूनिफॉर्म के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वैसे इस पे भी आ सकता है लेकिन इस पे ज्यादा आते हैं। तो आपसे कह दिया F = 2x है, अब बताओ x तो वेरिएबल होता है 0 1 2 3, बोलो फोर्स भी क्या हो गया, वेरिएबल हो। अब अगर वेरिएबल फोर्स है प्यारे बच्चों तो सिंपल सी बात है, फिर आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब आप इस कंडीशन में डायरेक्ट ये नहीं लगा सकते हैं F.D cos थीटा या F.D, डायरेक्ट नहीं लगेगा। अगर फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स है मतलब नॉन यूनिफॉर्म फोर्स है, मतलब वेरिएबल है, परिवर्ती बल है हिंदी में, तो बताओ फिर आप कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले आप अगर वेरिएबल फोर्स है तो आप पहले शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन फाइंड आउट करें। शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट dx के लिए या dr के लिए आप फोर्स फाइंड आउट कर, वर्क डन फाइंड आउट करें। शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क भी क्या होगा, स्मॉल, और फिजिक्स में स्मॉल चेंज को क्या लिखते हैं, डिफरेंशियल। तो dw = F.dr। बोलो शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना है,
तो पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क क्या होगा, क्या कर दो इसका इंटीग्रेशन, लिमिट लगा दो जहाँ से आप जहाँ तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। अगर x डायरेक्शन में है तो एफ डी एक्स लगा दें, लिमिट x1 से x2 जाएगी। y डायरेक्शन में तो आप एफ डी वाई लगा दें, और z में तो क्या लगा दें एफ डी जेड। और अगर x y के बीच में है तो फिर आपको डिस्प्लेसमेंट dr की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये जो dr होता है बेटा, इसकी वन डायमेंशन मोशन में तो ओनली dx या dy या dz होता है, टू डायमेंशन मोशन में इसकी वैल्यू ये होती है, थ्री डायमेंशन मोशन में ये होता है dr। समझ रहे हो? तो ओनली एफ एक्स की फॉर्म में हो तो आप डायरेक्ट ये लगा सकते हो, अगर आप y की फॉर्म में तो ये लगा सकते हो, z की फॉर्म में है फॉर जैसे भी मैंने आपसे कहा कि f इक्वल्स टू 2x से है, किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है 2x, इसे 2 से 4 डिस्प्लेसमेंट तक ले जाने में वर्क डन फाइंड आउट करो। डॉट, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देख ले, पहली बात तो नॉन यूनिफॉर्म फोर्स है, यहाँ रख दें 2x, बोला f की जगह 2x लिख देंगे तो ये 2x dx, लिमिट लगा दो 2 से कहाँ तक 4, 2 बाहर आ गया x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दो 2 से 4, 2 से 2 कट गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आंसर आ गया 12 आंसर। समझ रहे होंगे मेरी बात को आप? तो ऐसे अगर आपको वेरिएबल फोर्स देता है तो आप ये फोर्स लगाएं। तो कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि आपके पास में जो वर्क डन है, बोलो वर्क डन निकालने के लिए कितना फॉर्मूला आ गया आपके पास में, बताइए। देखिए बोर्ड पर वर्क डन निकालने के लिए आपके पास में 2 फॉर्मूला आ चुका है, आपको लिख देते हैं। अगर यूनिफॉर्म फोर्स है तो एफ डी कॉस थीटा, ये लगाना यूनिफॉर्म फोर्स। कोई बच्चा का सर यूनिफॉर्म फोर्स का पता कैसे लगता है, तो मैं बता रहा हूँ। ये आपसे कहा एक ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया और उसमें 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया 60 डिग्री एंगल पर, बताओ वर्क डन कितना है, तो आप लगाओ एफ डी कॉस थीटा। बोला एफ की वैल्यू कितनी है 10, ये यूनिफॉर्म फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, बोलो कॉस 60, बोलो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, बोला आंसर कितना आ गया 10 आगे। लेकिन अगर उसने कह दिया, अब ये तो हो गया यूनिफॉर्म फोर्स के लिए, या बोल सकते हो आप कांस्टेंट। अगर वेरिएबल फोर्स आया तो पहले आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर के लिए। बिग डिस्टेंस आर, स्मॉल को डिफरेंशियल से डिनोट करते हैं डी आर। बोले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालो, नाउ आप क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट लगा दो, जहां से जहां ले गए वर्क डन आ गए। लेकिन इसको ध्यान रखें कि आप इसको अगर x डायरेक्शन में ले जा रहा है तो डायरेक्ट ये लगा दें, अगर y में ले जा रहा है तो डायरेक्ट ये लगा दें, z में ले जा रहा है तो डायरेक्ट ये लगा दें। कोई झंझट पड़ने की जरूरत नहीं, फोर्स की वैल्यू रखो और डायरेक्ट लिख दो। अगर सिंगल x दे रखा है कोई डॉट प्लॉट करने की जरूरत नहीं। हाँ, वो अगर एक्स वाई दोनों की फॉर्म में दे रहा है फिर तो आपको ये लगाना ही पड़ेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इसका एग्जाम्पल हिसाब से कहा एफ इक्वल्स टू 2x के अंडर में, इस फोर्स के अंडर में ऑब्जेक्ट को 2 से 4 डिस्प्लेसमेंट तक, मतलब इनिशियल पोजीशन 2 है, से 4 मीटर तक डिस्प्लेस किया गया। वर्क डन फाइंड आउट करो। कोई टेंशन की बात नहीं है, एक्स की फॉर्म में दे रखा है, एफ डी एक्स लगा दो, लिमिट लगा दो 2 से 4। बोलो ये 2x लिख दिया, ये 2 से 4, 2 का है कांस्टेंट है, ठीक है। 2 क्या है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कर दो। बोलो x का इंटीग्रेशन सब जानते हैं, पावर में 1 ऐड करो, उसी का डिवाइड कर दो और लिमिट ब्रैकेट के पीछे फिर क्या लिखते हैं, अपर लिमिट 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 12 जूल आंसर।
तो ये ध्यान रखें कि वर्क डन का आपके पास में 2 फॉर्मूले हैं। कांस्टेंट के लिए ये है और ये कौन से फोर्स के लिए बेटाओ, वेरिएबल फोर्स के लिए। तो ये ध्यान रखना, बेसिक क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वहां नीट वगैरह, तो ऐसे आप वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है स्मार्ट बच्चों, तो ये वर्क डन के मैंने आपको 2 मेथड बताया, एक तो कांस्टेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस में और एक वेरिएबल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, और एक एक एग्जांपल आपको बता दें। अब स्मार्ट बच्चों ध्यान देखें कि जो वर्क होता है, ये ऑलवेज वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी, क्योंकि आप सबको पता होगा एबिलिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, एनर्जी की। अब प्यारे बच्चों, ये जो वर्क डन होता है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो। ये ध्यान रखें। अब बताओ, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल, ये लिख देता हूं मैं आपको, दोनों सेम डायरेक्शन में है, या बोल दो थीटा अगर 90 से लेस है तो पक्का वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये ध्यान रखें, लेस देन 90 है एंगल तो पक्का वर्क डन पॉजिटिव होगा, दोनों एलोंग है तो भी पॉजिटिव होगा। जैसे कि आपसे कोई कह दे एक बॉडी फ्री फॉल है, वर्क बताओ, बेटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि अर्थ फोर्स कहाँ लगाती है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ रहा, नीचे, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, पक्का पॉजिटिव। नेगेटिव कब होता है बेटा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या तो बिल्कुल अपोजिट हो तो होता है, या बोल दो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल अगर ग्रेटर देन 90 है, पक्का क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। इसी प्रकार कोई बॉडी को अगर आप ग्रेविटेशन के अगेंस्ट ऊपर फेंक रहे हैं, बोले अर्थ फोर्स कहाँ लगाती है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ आ रहा है, अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है अपवर्ड, ऊपर फेंक रहे हैं, पक्का वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। और जीरो कब होता है बेटा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री पे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं तो भी वर्क डन कितना होता है, जीरो। या फोर्स आए और डिस्प्लेसमेंट ना आए तो भी वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। जैसे आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, एक कूली है, अपने सर पर बॉक्स रखा है इसने M मास का, और ये प्लेटफॉर्म पर D डिस्टेंस तक डिस्प्लेस होता है। बताओ कूली ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क कर रहा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स सब जानते हैं किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल कितना है 90, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशन फोर्स विल बी जीरो। ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट वर्क कितना हो जाएगा, जीरो। आ रही होगी मेरी बात समझ में। तो ऐसे आप वर्क डन को पॉजिटिव कभी बताएं तो पॉजिटिव कब हो सकता है बता दिया, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में या थीटा 90 से कम है तो वर्क डन ऑलवेज पॉजिटिव है। ऐसे फ्री फॉल बॉडी का वर्क डन पॉजिटिव होता है। नेगेटिव कब होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल अपोजिट हो या फिर उनके बीच का एंगल 90 से ग्रेटर हो, और या फिर आप बोल दो कि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट कोई बॉडी जा रही है तो उसका वर्क डन भी नेगेटिव होता है। ये ध्यान रखें। सिमिलरली वर्क डन जीरो कब होता है कि फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आया, या डिस्प्लेसमेंट आया पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया, तो भी प्यारे बच्चों वर्क डन कितना होता है, जीरो हो जाता है। ये ध्यान रखें, ठीक है। चलो अब बोर्ड पर देखो। अब स्मार्ट बच्चों ये ध्यान रखें कि जो वर्क डन होता है बच्चे, इसमें ये तो फॉर्मूले हैं वर्क डन के ओरिजिनल, पर इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्क डन होता है वो हाफ mv स्क्वायर भी होता है, mgh भी होता है। स्प्रिंग के अंदर हाफ
के एक्स स्क्वायर और हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर भी होता है, ये ध्यान रखें। जैसे आपसे कहा सिमिलरली ये हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर भी होता है, भैया ध्यान रखें। ये भी वर्क डन के फॉर्मूले हैं, पर किस कंडीशन में है जरा सुन लो मेरी बात को, पक्का न्यूमेरिकल आएगा इस पे इस बार। अगर आपको कहा कि बॉडी रेस्ट में है, एक बॉडी रेस्ट में रखी हुई है, इस पर हमने फोर्स लगाया और इसकी वेलोसिटी कुछ डिस्प्लेसमेंट के बाद v होगी। वर्क डन बताओ, मास दे दिया इसका, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए प्यारे बच्चों, आप एम बी स्क्वायर। बच्चे वहां डिस्प्लेसमेंट ढूंढते रहते, भैया फोर्स बताओ, ना उसने फोर्स दिया मास दिया और कहा कि फोर्स लगाया और इसमें डिस्प्लेसमेंट इसने इतनी वेलोसिटी ऑब्टेन कर ली आफ्टर सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, इसने कितनी वेलोसिटी ऑब्टेन कर ली भी, ये बोलेगा वो आफ्टर सर्टेन डिस्प्लेसमेंट इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। चलो वर्क डन बताओ, आप एम बी स्क्वायर लगा, यह बोलेगा कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, v1 है, और भैया बाद में कितनी हो गई, v2 हुई। आपने इस पे फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट आया और इसकी वेलोसिटी v1 से इंक्रीज होकर कितनी होगी, v2 की। वर्क डन निकालो, ये लो भैया, मास देगा आपको, निश्चिंत मास देगा आपको। नीट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आपसे कह देगा, ये कब लगाते हैं, आपसे कह देगा भैया एक बच्चा है, ऐसे कह देगा एक बच्चा है, वो किसी भी बॉक्स को या बॉल को ग्राउंड से भैया 10 मीटर हाइट तक ले जाता है, 200 ग्राम की बॉल है, 10 मीटर हाइट तक ले जाता है। वर्क डन बताओ। अब बच्चे यहाँ कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकालो, कुछ नहीं करना, क्या लगाना है, mgh। क्या लगाना है, mgh। अर्थ के अगेंस्ट आप वर्क डन कर रहे हो तो उस समय आप वर्क डन किससे निकालते हैं, mgh से निकालते। हमेशा आपसे कह दिया कि एक बॉय है, ऐसे स्टेयर दे देगा, भैया यहाँ पर एक बॉय खड़ा है, ईच स्टेयर की जो हाइट है वो आपको दे दी, मतलब एनीथिंग कुछ भी दे सकता है, मान लो बता देते हैं कि मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर की हाइट है, कुछ भी दे सकता है, ऐसे ईच की 2 सेंटीमीटर हाइट है, 2 सेंटीमीटर हाइट है, 2 सेंटीमीटर हाइट है। अब चलो भैया ये बच्चा यहाँ से चढ़ा यहाँ पहुँच गया, बताओ यहाँ तक जाने में वर्क डन कितना हुआ, तो कुछ नहीं, ये हर बार की एक स्टेप में कितना वर्क होता है, mgh। ठीक है, इसका मास देगा मेन का mgh, फिर mgh, फिर mgh, जितनी स्टेयर आ रही mgh को उससे मल्टीप्लाई कर दो, जितनी स्टेयर, बोला आपका वर्क डन। ऐसे ये भी वर्क डन का फॉर्मूला बेटा, ये कब लगाते हैं, जैसे आपसे कहा कि स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के केस पे लगता है, सबको पता है, आप स्प्रिंग है। अब आपसे कहा भैया स्प्रिंग है और इसको क्या किया हमने, पहले ये इक्विलिब्रियम में है, इसको हमने x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर दिया, x तक खींच दिया, बोलो खींचा, बताओ वर्क डन कितना किया है x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करने में। ये ले भाई, क्या होता है, क्या है फोर्स कांस्टेंट, आपको देगा, रिस्टोरिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ से आप निकालो, या फिर क्या देगा, स्प्रिंग में पहले x1 पे थी, फिर x2 पे ले गए, बोलो वर्क डन निकालो, क्या आपको देगा, x1 x2 देगा, बोलो वर्क डन यहाँ से। तो वर्क डन उसी से नहीं निकलते हैं, एफ डॉट डी तो खैर ओरिजिनल फॉर्मूला है, यूनिफॉर्म फोर्स में एफ डी कॉस थीटा है, नॉन यूनिफॉर्म में इंटीग्रेशन मेथड है, लेकिन ये भी फॉर्मूले हैं वर्क डन के, ऐसे घबराए नहीं कि देखो एक कार है खड़ी हुई है, ठीक है, किसने बंद थी, धक्का लगाया, इतनी वेलोसिटी ऑब्टेन करी, वर्क बताओ, कुछ नहीं करना। ये जब भी मोशन में ला रहे हैं तो ये पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आई वजह में, ये ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में, तो वर्क डन के इक्वली होते हैं सारे से। तो ये भी आपसे पूछ सकता है स्मार्ट बच्चों, इन सब के लिए आप प्रिपेयर रहें बिल्कुल, ठीक है। आप प्यारे बच्चों ये ध्यान रखें कि जो फोर्स होते हैं ना बेटा, फोर्स ये फोर्स जो है बेटा 2 टाइप के होते हैं, सबको पता होगा आपको, ये सबको पता होगा आपको कि ये 2 टाइप के होते हैं फोर्स, 2 टाइप के होते हैं, वन इज कंजर्वेटिव एंड अनदर इज नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव।
टू टाइप के फोर्स। जो बेटा कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसमें, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स के इफेक्ट में आप एक ऑब्जेक्ट को 3 पाथ से 1 प्लेस से कहाँ ले जा रहे हैं, अनदर प्लेस पे, 3 अलग अलग लेंथ के पाथ है। सब पर वर्क डन क्या रहेगा, सेम, सब पर वर्क डन सेम, तो समझ जाओ कंजर्वेटिव फोर्स लगे। सिमिलरली अगर आप क्लोज पाथ में मूव कर रहे हैं, वर्क डन कितना होगा, हमेशा 0 क्लोज पाथ में। ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और हम बच्चे को बताते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स, ध्यान रख कौन कौन से फोर्स हैं। ऐसे फोर्स जो डिस्टेंस से लग जाए, दूर से लग जाए, जैसे बताओ अर्थ है, बोलो टच करने पे फोर्स लगाती है, दूर से फोर्स लगाती है, दूर से लगाती है, डिस्टेंस से, कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। ऐसे बोलो प्लस चार्ज को रिपेल करता है, टच करने पे करता है या दूर से करता है, दूर से करता है, कंजर्वेटिव। एन पॉल को क्या करता है, रिपेल करता है। जो जितने फोर्स दूर से लगते हैं, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, दिस ऑल आर द कंजर्वेटिव। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं बताओ, जिसमें वर्क डन, इसके भी क्वेश्चन पूछते हैं नीट में, इसलिए बता रहा हूं कि अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो सब पाथ पर वर्क डन क्या होगा, डिफर। W फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू W सेकेंड इज नॉट इक्वल टू W थर्ड, और क्लोज पाथ में घुमाओगे तो वर्क डन 0 नहीं होता है। क्या कहते हैं उन्हें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कौन सा फोर्स है आपके पास में, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स है बताओ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। विस्कोस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, दिस ऑल आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग जाए तो आप ध्यान रखना, अलग अलग पाथ पे वर्क डन क्या होगा, अलग अलग होगा। और कंजर्वेटिव पाथ है तो कोई से पाथ से रहेगा उस सब पे वर्क डन इक्वल होगा। क्लोज पाथ में घुमाए तो वर्क डन 0 हो जाएगा। जैसे कि आपसे कह दे, मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, नीट में आया हुआ कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। बोलो 1 साइकिल में वर्क कितना करेगा, तो बोलो ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस कह रहा हूँ, तो न्यूक्लियस बताओ इस पर क्या कौन सा फोर्स लगाता है बताओ, न्यूक्लियस इस पर कौन सा फोर्स लगाता है बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स, दूर से लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है तो क्लोज पाथ पे वर्क डन कितना होगा, 0। ये ध्यान रखें। तो ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इनके इफेक्ट में आप वर्क डन निकालो तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। कंजर्वेटिव मैंने आपको बता दिया, जो डिस्टेंस से लग जाते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, जो छूने पे लगते हैं वो क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इनका भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आ जाए बोर्ड पर आप कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स के इफेक्ट में मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहती है। कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो हम जो अब टॉपिक पढ़ेंगे, वो जो क्वेश्चन आपको बताएंगे वो किसके बताएंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन बताएं। कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बाद में कराऊंगा मैं, क्वेश्चन सारे नीट के क्वेश्चन के मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, लास्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कुछ नहीं बेटाओ कि मैकेनिकल कंजर्वेशन लोग कहता है कि अगर कोई बॉडी कंजर्वेटिव फोर्स के इफेक्ट में मूव कर रही है तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला सब जानते हैं क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर कोई बॉडी कंजर्वेटिव फोर्स के इफेक्ट में मूव कर रही है, ध्यान रखें, लेकिन ओनली और ओनली किसके लिए अप्लाई होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के इफेक्ट में मूव कर रही है तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। के प्लस यू, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी को मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लोग बोलते हैं। तो कोई बच्चा कहेगा सर इसका क्या यूज, मतलब यहाँ नीट में क्या है, बहुत यूज है। जिस आपसे जो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसके ऊपर, अब जरा देखें इस कंजर्वेशन लॉ पर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो आप देखेंगे, उसका तरीका देखिए आप कि क्या क्या पूछ सकता है आपसे। देखिए बोर्ड पर जिस आपसे कहेगा कि एक ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट यहां से 10 जूल
एनर्जी से थ्रो किए। बताओ ये सर्टेन हाइट तक गया और यहां जाके रेस्ट में आ गया। बताओ यहां इसकी एनर्जी कितनी हुई? क्या पूछेगा यहां इसकी एनर्जी कितनी हुई? तो बताओ यहां पर आपने इसको थ्रो किया, कौन सी एनर्जी बताओ? काइनेटिक एनर्जी। बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो, हाइट ही जीरो। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लोग कहता है ये ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट के इफेक्ट में जा रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या? जो यहाँ है वो वहां रहेगी। बोले वहां निकालो मैकेनिकल एनर्जी। बोले काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। अब बताओ यहाँ एनर्जी दे रखी है कितनी है? 10 जूल। तो बोले वहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी? 10 जूल ही होगी। बोले यहाँ एनर्जी कितनी होगी? 10 जूल। बात करता आंसर आ गया। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्या कि भैया आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि यहाँ से एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल से कोई भी हाइट दे देगा, इस हाइट से वाटर नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। बताओ ये जब नीचे पहुंचेगा तो कितनी वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेगा? तो बताओ ये जब एच हाइट पे है तो यहाँ इसमें ये एच हाइट पर है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो बताओ यहाँ पोटेंशियल एनर्जी mgh है, पर नीचे की तरफ वेलोसिटी यूं है इसकी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी बताओ? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। पर जब नीचे पहुंचेगा तो ये इसकी मैकेनिकल एनर्जी होगी यहाँ पर mgh प्लस जीरो। कोई बच्चा कहे सर फ्लो हो तो रहा है, और वो तो भाई एक्स में हो रहा है, वर्टिकली थोड़ी वेलोसिटी है इसके अंदर स्टार्टिंग में। वर्टिकल वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी है? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh है, पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। अभी नीचे पहुंचेगा तो पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। तो बताओ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ mgh था, यहाँ हाफ mv स्क्वायर, m से m कट गया। बोलो आप हाइट देगा, बोलो क्या आप वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन? आराम से कर सकते मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आता है, ये सब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लोग जो क्वेश्चन क्या आएंगे, ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन बाद में बताऊंगा। ऐसे आपसे कह देगा कि भैया ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के टच में एक ऑब्जेक्ट रखा है ग्राउंड पे। अब क्या करता है, हम स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर दिया, हमने कॉम्प्रेस करके बिल्कुल दबा दिया और ऑब्जेक्ट को इसके टच में रख दिया। आपसे कह देगा x डिस्टेंस तक इसको कॉम्प्रेस कर दिया और इसको ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब क्या करते हैं, हम स्प्रिंग को लीव कर देते हैं। तो बताओ स्प्रिंग को लीव करते हैं, स्प्रिंग ओपन होगी, तो बताओ ये ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव करेगा? मास दे देंगे, इसका मास दे देंगे, बताओ किस वेलोसिटी से मूव करेगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन। बताओ यहाँ पर इसको आपने कॉम्प्रेस कर रखा है, तो इसमें x डिस्टेंस पर कितनी एनर्जी होती है? बताओ हाफ के एक्स स्क्वायर, बताया था मैंने, जो वर्क करते हैं वही एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये तो भैया रेस्ट में है, तो इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी है क्या? नहीं, ग्राउंड से कोई हाइट नहीं है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी होगी। छोड़ते ही बोले स्प्रिंग ओपन होते ही स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, पर उसमें कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ हाफ से हाफ तो कट जाएगा, के आपको देगा, एम आपको देगा, एक्स देगा, बोलो वी नहीं निकाल सकते क्या? बहुत इजीली निकाल सकते हो, बहुत इजीली आप वी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये है काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अब देखो इसके अलावा, अब कई बार ये तो बताया मैंने कंजर्वेटिव मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कर दो, अपने आप आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाए। अब दूसरा क्या है कि जानबूझ के वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के न्यूमेरिकल देने लग गए, ताकि बच्चा समझे, उसको कंजर्वेटिव का क्वेश्चन जाता है, नॉन कंजर्वेटिव कैसे बता रहा हूँ। जैसे आपसे कहेगा एक बुलेट है, एक गन से बुलेट को फायर किए, इसका मास दे देंगे, अब ये इतनी वेलोसिटी से जा रही है, अब ये किसी ऑब्स्टेकल से, वॉल से टकरा गई और टकरा के
रुक के नीचे गिर गई, रुक गई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू मान लेते हैं, फाइनल कितनी होगी 0, नीचे गिर गई रुक के। बताओ इसके टेम्परेचर में कितना गेन हो, गेन इन टेम्परेचर बताओ। अब बच्चा कहता है ये कौन सा लॉजिक है, बच्चा वो लगाता है कि यार यहां तो कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, रुकते ही सारी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। नहीं नहीं, यहां पर प्यारे बच्चों, यहां पर जैसे ही इसको टच करेगा तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग गया, फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां पर अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा, बल्कि आपको क्या लगाना है, आपका जो जूल का लो था 10th में वो लगाना है, W=J। W क्या है, वर्क। बोले इसमें एनर्जी कितनी है, हाफ mv², जितनी एनर्जी उतना इस पर वर्क करेगा। तो मैंने आपको वर्क का भी फॉर्मूला बताया था, U वेलोसिटी है तो इसके लिए वर्क कितना कर सकता है, ये हाफ mv²। J की वैल्यू फिक्स है 4.2, और हीट का फॉर्मूला सब जानते होंगे, ms डेल्टा थीटा। m क्या है, मास, मास तो कैंसिल हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट आपको देगा, एस स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा देगा, और ये गेन इन टेम्परेचर। बोला आप इजीली यू दे तो गेन इन टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते। तो आजकल ऐसा ऐसे ही क्या देगा क्वेश्चन कि भैया ये वाटरफॉल है, वाटरफॉल है, इसका वाटर इतनी हाइट से ग्राउंड को हिट करता है, हिट कर गया, वहां तो हिट करने वाला था, हिट कर गया, हिट करते ही फ्रिक्शनल फोर्स लग गया। अब कहेगा बताओ वाटर इतनी हाइट से गिरा, इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, सब कुछ क्वांटिटी आपको दी जाएगी, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। बोलो h हाइट के लिए वर्क कितना होता है, mgh, इतना वर्क करेगा। j की वैल्यू फिक्स है, q की वैल्यू ms डेल्टा थीटा, s इज स्पेसिफिक हीट जो आपको देगा, चिंता मत कीजिए, m से कट ही जाता है। बताओ आपको हाइट देगा, g की वैल्यू 10 पता है, स्पेसिफिक हीट आपको देगा, बोलो गेन इन टेम्परेचर आएगा कि नहीं आएगा, बहुत इजीली यू कैन गेट इट ऐसे। तो ये आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। सिमिलरली प्यारे बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जा रहा है नीट के अंदर, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। ध्यान देखें, आपसे कहेगा कि एक कोई भी रोप है या चेन है, इसको आपने इस तरह से हैंग कर रखा है, इसका कुछ पार्ट, इसे कह देगा L लेंथ की चेन है, इसका मास इतना है, इसका N पार्ट, N मतलब 1/3 पार्ट, 1/4 पार्ट लटका हुआ है। अब मैं इसको खींचकर ऊपर ले जा रहा हूँ, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ये ध्यान रखें, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस सरफेस की बात चल रही। इसको मैं खींचूंगा तो बोला अर्थ फोर्स कहाँ लगा रही, नीचे, अब मैं इसको खींचूंगा ऊपर, इधर की तरफ खींचूंगा तो वर्क करना पड़ेगा। तो आप डरे नहीं, इसके लिए सीधा ये फॉर्मूला लगाएं, नीट में कई बार क्वेश्चन है, mgl/2n²। n क्या है, जो पार्ट लटका हुआ, जो कहेगा जैसे 1/3 पार्ट लटका हुआ, तो n की जगह क्या रहा है 3, तो 3 लिख दो। वो कहते हैं हाफ पार्ट लटका हुआ है तो 2 लिख दो। वो कहते हैं n पार्ट लटका हुआ तो n आएगा। m आपको देगा बाकायदा, लेंथ आपको देगा, ये देगा, g की वैल्यू आपको पता ही है, तो हैंग्ड पार्ट देगा 1/3 है तो n की जगह 3rd आ रहा है, हाफ पार्ट है 1/4 है तो n की वैल्यू देगा। आप यहाँ से इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके आ सकता है नीट के अंदर, ये ध्यान रखें। सिमिलरली स्मार्ट बच्चों, वर्क से रिलेटेड कौन होती है, पावर होती है। बच्चे सोचते हैं कोई नई चीज है, वर्क से रिलेटेड ही पावर होती है। आप सबको पता है वर्क डन पर सेकेंड इज एवरेज पावर एंड रेट ऑफ वर्क डन इज इंस्टेंटेनियस पावर। इधर है W/T इज एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर के लिए आपको dW/dt लगाना है। अब इससे पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे W है तो बोला आपको W पता है, जैसे आपसे कहेगा एक मोटर है वो h हाइट तक वाटर को ले आती है, तो h हाइट पे वर्क डन कितना होता है mgh। या कह देगा एक इंजन है वो कितनी वेलोसिटी से पार्टिकल को मूव करता है, पावर निकालो।
बस उसमें टाइम दे देगा आपको, टाइम दे देगा। तो आप बस आप डब्ल्यू की तो आप फॉर्मूले जानते ही हैं, बस उसमें टाइम का डिवाइड कर दो, पावर दे। इसी प्रकार ये अगर इंस्टेंटेनियस पूछा है तो आप सब जानते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी क्या होता है, वी, तो एफ डॉट वी। इससे भी आप पावर फाइंड आउट कर सकते। तो आप डरे नहीं, जैसे कि देखा आया हुआ है नीट में क्वेश्चन, आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चन के अंदर कि ग्राउंड लेवल पे एक मोटर लगी हुई है एक बिल्डिंग में, वो क्या करते हैं, वाटर को 10 सेकंड में इतनी हाइट तक ले जाती है, बताओ उसकी पावर कितनी है। तो हाइट की बात कर रही है, एक मोटर है वो इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर देती है, तो पावर के लिए फॉर्मूला लगा। अगर वर्क डन टाइम की फॉर्म में दे रहा है तो इंस्टेंटेनियस निकाले पावर। तो पी इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये एफ डॉट डी आर है, तो डी आर बाई डी टी कितना होता है, एफ डॉट। तो यहाँ से भी आप पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको नीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ए मशीन of power P of constant power लिख देते हैं, of constant power P displace object up to displacement x in t time, in time t, what is the correct relation। आपको दे देगा इस तरह से, ए बी सी डी में ऑप्शन एमसीक्यू आते हैं, दे देगा। तो आपको आना चाहिए क्वेश्चन, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ डायरेक्ट। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आप उस पर जाए। वो कह रहा है कांस्टेंट पावर, पावर कांस्टेंट है और डिस्प्लेस किया टी टाइम में एक्स तक, तो व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी। एक्स एंड टी में रिलेशन पूछे तो बहुत ईजी है। देखो बोलो पावर जो होती है उसका फॉर्मूला आपको भी बताया मैंने, डब्ल्यू बाई टी होता है। अब बताओ डब्ल्यू के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, पावर तो बोल रहा है कांस्टेंट है, टी से रिलेशन पूछा पर डिस्प्लेसमेंट का पूछा। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है बताए, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बोलो फोर्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब मास तो कांस्टेंट होता है पर एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोल रहा है। तो इसको आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख दो, वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बताओ पावर कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा। ऑप्शन हो गया एक्स, या तो ये दे रखा होगा या फिर टी की पावर 3/2, दोनों में से एक ऑप्शन दे दे, आंसर आएगा। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन एक बार पूछ लिया, एक तो ये हो गया कि इसमें तो कांस्टेंट पावर दे रखी है और एक्स और टी में रिलेशन पूछा। अब एक बार उसने यही क्वेश्चन दे दिया, क्या देखो, ए मशीन ऑफ कांस्टेंट पावर डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट with constant acceleration, with constant acceleration up to displacement x in time t, what is the correct direction। तो अब बताओ उसने एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे दिया, तो आपको इतना कचरा करने की जरूरत नहीं। अब आप बताओ, आपने वही चले p इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ से आप आएगा कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि उसने आपको एक्सेलरेशन क्या दे दिया है बेटा, कांस्टेंट दे दिया है। तो आपको भी कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, यही आंसर हो गया आपका। आपका आंसर यही हो चुका है। कैसे हो चुका है, बोर्ड पर देखें, देखें। अब बताओ, एम कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट,
और पावर तो कांस्टेंट है ही सही, तो बताइए x और t में रिलेशन क्या हो गया बताओ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा x प्रोपोर्शनल टू t। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि p कांस्टेंट था, m और a भी कांस्टेंट था, p भी कांस्टेंट था, तो x प्रोपोर्शनल टू t, ये ऑप्शन है। बस उसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन करते हैं, आंसर चेंज हो, और उसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं दे रखा था, तो x और t में पूरा रिलेशन निकाला, a को भी किस में चेंज किया, x में चेंज किया। ऐसे तो ऐसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया उससे संबंधित ये नीट का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखें। नीट का क्वेश्चन है, उसने कहा कि भैया एक पंप है, एक पंप है ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, पंप वाटर टू फिल ए टैंक ऑफ वॉल्यूम दिस, इसने वॉल्यूम दे दिया। तो भैया हमने एक तो नोट कर लिया, इसने चीज क्या दे रखी है बताओ, हम इधर नोट कर लेते हैं। तो इसने वॉल्यूम दे दिया है, कितना दिया है भाई, 30 मीटर क्यूब दे दिया है। ठीक है, उधर मत देखो एक बार, वो तो बाद में दिखाए। और टाइम दे दिया भाई, तो टाइम लिख लो 15 मिनट, मतलब सेकंड में चेंज करना बहुत जरूरी है अपने लिए। अब टैंक 40 मीटर मतलब हाइट दे रहा है भैया, हाइट पे ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, हाइट पर। कितनी हाइट पे ले जा रहा है भैया, 40 मीटर। चल भैया, अब उसकी एफिशिएंसी दे रखी है कि पंप की एफिशिएंसी 30% है, मतलब जो एक्चुअल पावर है उसका 30% ही वर्क कर सकता है वो। तो एफिशिएंसी दे रखी है भैया, ईटा दे रखा है, कितना है, 30%। तो उसने पूछा है इलेक्ट्रिक पावर जो इसने कंज्यूम की वो आप फाइंड आउट करो। तो कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, उसने एफिशिएंसी दी, तो आप एफिशिएंसी सब जानते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। परसेंटेज में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वरना डायरेक्ट ही परसेंटेज में दे रहा है तो लिख देंगे यहाँ पर। अब जरा बताओ ये परसेंटेज में कितनी दे रहा है वो लिख दें, चलो ये लो, ये लिख देते हैं 100% को। अब बताओ कितनी एफिशिएंसी बता रहा है, 30%। अब आप अपने परसेंट में चेंज कर दिया तो डायरेक्ट 30 लिख दो। अभी अगर मैं 100 से डिवाइड नहीं करता तो यहाँ 30/100 लिख देते, जिसे भी आप चाहो तो 30/100 लिख देते हैं सीधा, काहे को इतना लंबा जाए। तो ये 30% दे रखी है, मतलब 30/100। अब बताओ आउटपुट, इनपुट तो क्या ले रहा है बताओ, इलेक्ट्रिक, तो लेगा है। मोटर किससे चलती है बेटा, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पावर वो लेगा। अब बताओ आउटपुट पावर बोलो, एच हाइट तक चढ़ा रहा है, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता के हटाऊं, बोलो क्या फॉर्मूला होता है, एच हाइट तक ले जाए तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, mgh/t। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आप उधर ना देखें एक बार, वो तो एक बार सॉल्यूशन लिख दिया गया, आप इधर देखिए जो मैं बता। तो अब बताइए आपको m नहीं दे रखा है, देखो आप ये जो गिवन है इस पर देखो, एफिशिएंसी में लिख दी, h मुझे यहाँ से मिल जाएगा, टाइम मुझे यहाँ से मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर मुझे निकालनी है। अब प्यारे बच्चे बताओ m तो ला ही सकते हो, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी रोज पीते हो, वाटर तो सब जानते हैं 1000 होती है। तो प्यारे बच्चे यहाँ से क्या अपन वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, सॉरी मास नहीं निकाल सकते क्या है, मास चाहिए ना अपने को। तो बोला मास इक्वल्स टू क्या होगा, बता दो भाई, बता दो भाई, बता दो भाई, मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ डेंसिटी वॉल्यूम से m रख दो, h रख दो, बोलो इलेक्ट्रिक पावर की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। जैसे यहाँ सोल्व करके दिखा रखा है, तो कितना आ रहा है, ये पूरा आंसर बता रखा 43 इसी तरीके से निकाला है, इसी तरीके से निकाला है, पर मैंने उसको बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया, वो डायरेक्ट लिख दिया गया। आप तो देखो ये पावर का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, है ना। अगर परसेंटेज में चेंज कर तो 100 लिख दो यहाँ पर, हम यहाँ लिख देंगे 30% होता है 30/100। आउटपुट पावर क्या है, mgh/t, क्योंकि h हाइट पे ले जा रहा है। अगर अभी मूव कर रहा होता तो हाफ mv²/t लिख देते। इनपुट तो इलेक्ट्रिक पावर है जो उसने पूछी है, सारी वैल्यू आपके पास है। बोला आंसर आया कि नहीं आएगा, ये नीट में क्वेश्चन है, बहुत इजीली बच्चा कर सकता है, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले सिखाया उससे। चलो भैया आगे क्वेश्चन क्या दे दिया इसने,
आगे इसने पा दिया एक पार्टिकल है इतने मास का, क्या दिया भैया, मास दिया है, ठीक है। अब उसने कहा है कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है भैया, ए की वैल्यू दे रखी है, तो ए सही थी लिख देता मैं, 0.5 x की पावर कितनी दे रखी है, 3/2, ठीक है। अब बताओ आपने क्या पूछा है कि भैया वेलोसिटी दे दी उसने और एम दे दिया उसने, पूछा भैया वर्क डन निकालो। अभी सीखा क्या आया हूं भैया, मास और वेलोसिटी दे दे और वर्क डन पूछे तो रेस से अगर ले आ रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर, वरना क्या लगाते हैं v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब बच्चा कह सर v2 कैसे निकालूंगा, अरे बहुत ईजी है यार, x से 2 लिख दे, x से 2 लिख दे तो v2 आ जाएगा और 0 लिख दे तो v1 आ जाएगा, तो बोला v1 तो 0 ही हो जाएगी, सिंपल सी बात है। v2 निकाल ले, मास दे रखा है, पता अभी फॉर्मूला सिखाया थोड़ी देर पहले, बोला आंसर आया कि नहीं आएगा, जैसे यहाँ देखो बता रखा है, ये मास दे रखा है, ये v दे रखा है, ठीक है। अब वर्क डन पूछा तो वेलोसिटी का नाम आते मैंने कहा था ना फॉर्मूला, आप एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर लगाना, तो v2 के वो कैसे निकाला है, x से 2 लिख दो, ठीक है। a की वैल्यू दे रखी है इसने, a की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.5 दे रखी है, तो 0.5 लिखे, और v1 की आप देख ही रहे हैं कि v1 मतलब इनिशियल, तो v1 बराबर x = 0 दे रखा है, बोला आंसर आया कि नहीं आएगा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला सीखा, ये नीट की क्वेश्चन है, या लिखे नहीं गए, मतलब नीट के ही ईयर बाय ईयर क्वेश्चन है। ये देखो अब आपको देखो क्वेश्चन क्या बोला, एक यूनिफॉर्म चेन ऑफ ए लेंथ 2 मीटर is kept on a table such that length of 60 cm hang freely from the edge of the table। अब बताओ पूरी लेंथ कितनी इसकी, 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, है ना। अब वो कह रहा है कितना पार्ट लटका रहे बताओ, 60 सेंटीमीटर पार्ट लटका रहे, 60 सेंटीमीटर लेंथ लटकी रहे, ठीक है, कितना 60, तो बताओ कितना पार्ट परसेंटेज पार्ट लटका हुआ है, तो टोटल लेंथ में इसका डिवाइड कर दो, बोला कितना आ जाएगा बताओ, ये 10 बार 10 और 3 है क्या नहीं, तो कितना पार्ट लटका हुआ इसका 10/3, ये लिखो निकाल के दिखाना, ये सीधा निकाला आपका 10/3 200/3 10/3। बोलो क्या पूछा है, इसको पुल करने में वर्क डन निकालो, मास दे रखा है, तो अभी मैंने आपको शायद अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा है ये 2n²। बोलो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है बस n निकालना, तो n आपने निकाल ही लिया है, ये रहा m आपको दे रखा है, l आपको पूरी लेंथ दे रखी है, सारी वैल्यू पुट कर दो इस फॉर्मूले के अंदर, देखो ये आंसर आए। तो बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको अभी फॉर्मूले सिखाए हैं, आप देखते जाएं, उसी से क्वेश्चन आते हैं। चलो अब ये आया है कि ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मतलब नियत मान का बल लग रहा है इस पे, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। बोलो फोर्स लग रहा है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और बताओ जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो स्केलर है, बोलो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, तो भाई वर्क डन तो 0 होगा, पक्की बात है। आगे चलो, द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन प्लेन, इट फॉलो व्हाट, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। बोलो वर्क डन तो एनर्जी के इक्वल होता है, जो वर्क नहीं करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ऑप्शन कौन सा आएगा बताओ, सी। चेंज इन काइनेटिक में चेंज नहीं हुआ क्योंकि जो वर्क ही नहीं कर रहे, देखो ना फोर्स डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन, तो फोर्स वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन कितना होगा भैया 0। जब वर्क डन 0 है तो क्या काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हो सकता है क्या, नहीं, तो बाकी सब ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही। ऐसे प्यारे बच्चों इसमें आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अरे देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सब नीट के क्वेश्चन है। आप सोचते हैं नीट में कोई बड़े सारे हार्ड क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं आएंगे,
जो हार्ड हार्ड की तैयारी करके जाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। इजी पे जाओ, ये आएंगे क्वेश्चन। अब जैसे ये दे दिया, ये फोर्स लगाया, ओ भाई ये डिस्प्लेसमेंट आया, वर्क डन निकालो। ओहो बताओ इस फोर्स में कहीं एक्स वाई जेड आ रहे हैं क्या? यहाँ पर नहीं, ये तो कांस्टेंट है 5 3 2। तो सीधा क्या लगाएंगे, एफ डॉट आर दिया है तो आर, वरना एफ डॉट डी, एक ही बात है। तो फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट लिखा, दिखा हुआ है आपको, सबको पता है। आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, वन वेक्टर में पढ़ाया था मैंने, 5 2 10। जे कैप डॉट जे कैप 1 तो -3, के कैप इधर है ही नहीं तो 0। बोलो कितना आंसर आ गया, 7 जूल, वही प्लस में आंसर। कहाँ दिक्कत आ रही? ऐसे स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, बोलो के दे दिया, फोर्स कांस्टेंट मतलब के दे दिया, ऐसे हाथों हाथ लिखा करो, के दे दिया। एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, द वर्क डन, अभी मैंने आपको पता है जब भी स्प्रिंग का नाम आ जाए और एक्सटेंशन आया तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, दोनों दे रखे, बस सेंटी को मीटर में चेंज कर लेना, वो सबको आता ही होगा, बस आंसर है, सॉल्व कर। तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा और भी क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, तो आप उन्हें करें, जो नहीं आए वो आप आराम से पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में आएंगे, ठीक है बेटा। तो ये वर्क एनर्जी पावर का आपका वीडियो हमने बनाया आज। अब कल हम रोटेशनल मोशन को डिस्कस करेंगे, उसमें भी पक्का क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 और 4 रोटेशनल मोशन, तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेस्ट।